पंजाब नेशनल बैंक को 20,000 करोड़ का नुकसान पहुंचाने वाले भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के खिलाफ जो जारी रेड कॉर्नर नोटिस है उसको इंटरपोल ने हटा दिया है। इंटरपोल का यह कदम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और ईडी के लिए एक बड़ा झटका है। इसका मतलब यह है कि पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी में वांटेड हीरा कारोबारी अब इंटरपोल के लिए वांटेड नहीं है और वो गिरफ्तारी के डर के बिना अब किसी भी देश में आसानी से आ जा सकता है। अब सोचिए इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भारत के लिए उसका पता लगाना और आगे प्रत्यर्पण की कोशिशें मुश्किल क्या हो जाएंगी, इस पर मत बटा हुआ है। कुछ लोगों का कहना है हां हो सकती हैं और कुछ का कहना है नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा। रेड कॉर्नर नोटिस जारी रहने से भारत को उसका पता लगने में आसानी थी। इंटरपोल के रेड कॉर्नर्स की फेहरिस्त में मेहुल चोकसी का नाम हट गया है। अब दुनिया भर में चोकसी स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकता है। हालांकि माना जा रहा है कि वो एंटीगा में ही रहेगा। जानकारी के मुताबिक मेहुल चोकसी का 2021 में भारतीय एजेंसियों ने अपहरण किया था। फिर उसे डोमिनिका ले गए थे। वहां से भारत ले जाने की तैयारी थी। इस तर्क को समझते हुए इंटरपोल ने उसे बड़ी राहत दी है। हालांकि सीबीआई का कहना है कि भारत द्वारा किया गया प्रत्यर्पण अनुरोध एंटीगा और बारबुडा में अधिकारियों के समक्ष सक्रिय रूप से विचाराधीन है और इंटरपोल के साथ रेड कॉर्नर नोटिस संबंधी संचार से पूरी तरह प्रभावित नहीं है। उधर विपक्ष ने भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी का नाम इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस से हटाए जाने को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि विपक्षी नेताओं के खिलाफ ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल होता है, लेकिन चौकसी को इंटरपोल से रिहाई दिलवाई जाती है। मेहुल चोकसी ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन देने वाले देशभक्ति की बात करना ये एक मजाक है। कुछ ही लोग भाग रहे हैं, नौकरियां नहीं है। कुछ लोगों ने बस फंड जमा कर लिया है। एलआईसी और स्टेट बैंक शून्य हो गई है। बीजेपी सरकार उनके लिए काम कर रही है। मुझे बताते हुए बहुत दुख है कि केंद्र में बैठी सरकार, जिसकी ईडी सीबीआई रोजाना विपक्ष के नेताओं को पकड़ने में तो अपनी सक्रियता दिखाती है, वो मेहुल चोकसी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करके इंटरपोल को नहीं सौंप पाई। चोकसी के मसले को लेकर विपक्ष जो है वो केंद्र सरकार पर हमला बोल रहा है। उधर सीबीआई का कहना है कि पिछले 15 महीनों में वो 30 भगोड़ों को भारत वापस लाने में कामयाब हुई है। दिलचस्प बात ये भी है कि ये फैसला तब आया है जब एफएटीएफ भारत को मनी लॉन्ड्रिंग केसेस के तहत रिव्यू इस साल करने वाला है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन सचिन गुप्ता के साथ नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। अब रेड कॉर्नर नोटिस इंटरपोल के 195 सदस्य देशों के बीच अपराधियों और भगोड़ों से जुड़े अलर्ट का सबसे ऊंचा स्तर है। मतलब कोऑर्डिनेशन का सबसे एकदम ऊपर का स्तर। इसके जरिए दुनिया भर की एजेंसियां अपराधियों का पता लगाती है और फिर कानून के आधार पर उनका प्रत्यर्पण यानी कि एक्सट्रेडिशन या आत्मसमर्पण यानी कि सरेंडर कराया जाता है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई मेहुल चोकसी को लेकर इंटरपोल के फैसले को चुनौती देने की तैयारी कर रही है और विदेश मंत्रालय के जरिए एंटीगा की कोर्ट के उस आदेश को भी चुनौती दी जाएगी जो इंटरपोल द्वारा रेड कॉर्नर नोटिस हटाने का आधार बना। दरअसल ये भारत सरकार के लिए एक झटके के तौर से भी माना जा रहा है और वो इसलिए क्योंकि इससे मेहुल चोकसी के उस आरोप को बल मिला है जिसमें यह कहा गया था कि 2022 में भारत सरकार ने और भारत सरकार के इशारे पर उसके अपहरण की साजिश रची। लेकिन इससे मेहुल चोकसी के खिलाफ केस पर कोई असर नहीं पड़े। चोकसी 2018 में एंटीगा भागा था और अभी उस देश में ही रह रहा। इंटरपोल ने ईडी की ओर से हवाला के आरोपों के आधार पर मेहुल चोकसी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया। चोकसी के भारत से भागने के 10 महीने बाद इंटरपोल ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया। चोकसी ने अपहरण का आरोप लगाते हुए रेड कॉर्नर नोटिस को चुनौती दी थी। यह कहा था कि उसे एंटीगा से
अगवा कर डोमिनिका लाया गया, जिसका मकसद उसे प्रत्यर्पण करने के बाद भारत भेजना था। मेहुल चोकसी की दलील थी कि उसे भारत में न्याय और इलाज दोनों नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं, राजनीति इस पूरे मामले पर तेज हो गई है और सवाल पूछे जा रहे हैं और विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया। मैं इस वक्त स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमान का। हमारे साथ जुड़ गए हैं एमएल शर्मा जी, पूर्व जॉइंट डायरेक्टर हैं सीबीआई के। शर्मा जी, पंजाब नेशनल बैंक में घोटाले से जुड़े मेहुल चोकसी के खिलाफ इंटरपोल द्वारा रेड कॉर्नर नोटिस वापस लिया जाना भारत के लिए आपको क्या लगता है, कितना बड़ा झटका है? इसमें भारत सरकार और सीबीआई का कोई दोष नहीं है। ये जो एक्शन है इंटरपोल ने लिया है, पूर्णतया एक तरफा कार्रवाई है। इसमें कोई परिस्थिति बदली नहीं है, कोई साक्ष्य बदला नहीं है, कोई नया साक्ष्य आया नहीं है। जिस साक्ष्य के आधार पर उसके खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था, उस साक्ष्य को नकारा नहीं गया है अभी तक। वो कुछ भी ड्रामा करता रहा है कि मुझे किडनैप करके ले गए, मुझे भारत में न्याय नहीं मिलेगा। ये सब बकवास की बात है। शर्मा जी, ये बताइए, रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की प्रक्रिया क्या होती है? प्रक्रिया बहुत सिंपल है। जैसे भारत में आपने कोई अपराध किया तो उसका तफ्तीश होता है और साक्ष्य एकत्र किया जाता है। फिर उस सारे साक्ष्य को इंटरपोल के पास भेजा जाता है और इंटरपोल से ये रिक्वेस्ट किया जाता है कि अमुक व्यक्ति के विरुद्ध रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया जाए। इंटरपोल अपने आप को संतुष्ट करती है कि साक्ष्य ठीक है और ये ऐसा साक्ष्य है जिसके आधार पर उस व्यक्ति की ट्रायल हिंदुस्तान में हो सकती है, तो वो रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर देते हैं। इसका असर ये होता है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ है वो दुनिया के किसी देश में भी जाए, वहां की पुलिस उसको गिरफ्तार कर सकती है और भारत सरकार को सूचित करेगी कि अमुक व्यक्ति पकड़ा गया है, इसको आप एक्सट्रेडिशन करा के ले जाइए और अपने कोर्ट में इसकी ट्रायल कराइए। तो ये इसकी प्रक्रिया होती है। तो रेड कॉर्नर नोटिस पे पुख्ता साक्ष्य की जरूरत नहीं है, लेकिन प्राइमा फेसी एविडेंस होना चाहिए। शर्मा जी, भारत में सीबीआई इंटरपोल की प्रतिनिधि है, तो क्या सीबीआई को इस बात की जानकारी नहीं रही होगी कि मेहुल चोकसी कानूनी तिकड़म लगा रहा है और कुछ राहत उसको मिल सकती है, और शायद सीबीआई पहले से ही सतर्क हो जाती, सावधान हो जाती? मैं ऐसा नहीं मानता हूं। कारण यह है कि इंटरपोल कोई न्यायालय नहीं है। ये बेसिकली पुलिस ऑफिसर्स का इंटरनेशनल क्लब है। तो वहाँ पुलिस वाले ही होते हैं, वही सेक्रेटरी जनरल बनता है, वही उसके अधिकारी होते हैं। भारत का भी एक अधिकारी वहाँ पे है, वो सीबीआई से गया है, मिस्टर किरण, वहाँ पे वो असिस्टेंट डायरेक्टर है। बट ये निर्णय बहुत हाई लेवल पे होते हैं, सेक्रेटरी जनरल लेवल पे होते हैं। तो सीबीआई का वहाँ कोई रोल नहीं था। लेकिन सीबीआई अभी भी इस मुद्दे को इंटरपोल के साथ उठा सकती है कि आपने जो कार्रवाई करी है वो गलत है। और मैं आश्वस्त हूं कि अगर सीबीआई इस मुद्दे को उठाएगी तो ये खारिज करने का जो ऑर्डर है वापस भी लिया जा सकता है।